Hello friends, today we will discuss one of the best known law of electrostatic physics which is used to find out the forces of interaction between the electric charges which is Coulomb's law. So let us start with statement of Coulomb's law. According to Coulomb's law, the forces of interaction between the 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दिस इज R. ये दोनों क्या हैं, एक डिस्टेंस R से क्या किए गए हैं, सेपरेट किए गए. तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे 2 पॉइंट्स यूज किए गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इन दोनों का क्या मीनिंग है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि अगर दो चार्जेज जो हमारे पास हैं Q1 और Q2, इनका मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज होता है तो उसके रिजल्टेंट में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर जो इनके बीच की डिस्टेंस है, अगर जैसे चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं, अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पास ले आते हैं, तो इनकी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. डिस्टेंस इंक्रीजेस as a result of which force of interaction will decrease. एंड वाइस वर्सा. इसका अपोजिट भी क्या है, ट्रू है कि अगर हम फोर डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. मतलब अगर हम चार्जेस को क्या करते हैं, पास पास ले आते हैं, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी. अगर इनको क्या करते हैं, हम दूर दूर ले जाते हैं, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, कम हो जाएगी. तो हम अपने लॉ की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, पॉइंट चार्जेस. फिजिक्स में जो भी वर्ड लिखा गया है स्टेटमेंट में, उसका कुछ ना कुछ क्या है, सिग्निफिकेंट है. बिना सिग्निफिकेंस के कोई भी वर्ड नहीं लिखा गया है. तो पॉइंट चार्ज का हम मीनिंग एक बार यहाँ से देख लेते हैं, क्या है पॉइंट चार्जेस. चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या है कि अगर जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस is very large as compared to magnitude of charges. तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट चार्जेस बोल रहे हैं. और जो हमारा कूलम्स लॉ है वो ओनली क्या है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है. बिगर चार्जेस के लिए जो कूलम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है.
तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम अपने लॉ की तरफ। हम अपना कूलम्स लॉ क्या है डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट थे जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग थे, उसमें जो पॉइंट्स थे वो भी हमने क्या है यहाँ पे डिस्कस कर लिए है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिया गया है इसको रिमूव कर देते हैं हम और लगा देते हैं एक कांस्टेंट दैट इज के। के इज द कूलम्स कांस्टेंट, और समटाइम इसको हम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी क्या है बोलते हैं। दिस इज द कूलम्स लॉ। नाउ द वैल्यू ऑफ के is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and its numerical value is 9 into 10 raised power 9 Newton meter square per coulomb square. This is the magnitude form of Coulomb's law. This is the magnitude form of the Coulomb's law. Here one more thing, this symbol, this symbol is the electrical permittivity of free space. इसका मीनिंग क्या है? हमारे जो चार्जेस हैं ये जो हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो क्या है एयर में रखे गए हैं। ये फैक्टर क्या है अफेक्ट करता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। जो उनके बीच की इंटरेक्शन उसको क्या करता है इफेक्ट अफेक्ट करता है। बिकॉज अगर ये दो चार्जेस क्या हैं अभी एयर में रखे गए हैं, इनके बीच में क्या है ओनली एयर है, तो उसकी फोर्स क्या होगी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। और अगर इन दोनों के बीच में हम एयर की बजाय क्या है कोई भी मटेरियल रख देते हैं, सपोज हम यहाँ पे माइका रख देते हैं, कार्डबोर्ड रख देते हैं, तो वो भी क्या होगी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डिफरेंट होगा जब क्या था चार्जेस क्या थे एयर में रखे गए थे। सो इस तरह से क्या है जो फैक्टर के है वो क्या करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को क्या करता है डिपेंड करता है। तो जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है कूलम्स लॉ की वो हमारे पास बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. This is the magnitude form of the Coulomb's law. Force is a vector quantity. Force is a vector quantity. But here हमने only क्या है इसके मैग्नीट्यूड की बात की है, उसकी हमने यहाँ पे बता दिया है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम किसी भी क्वांटिटी को बता दिया, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 5, ये क्या है कोई भी एक क्वांटिटी है। यहाँ पे हमने क्या है इसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की। अभी इससे आगे हम जो कूलम्स लॉ है कि वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। बिकॉज अभी हमें यहाँ से पता चला है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, हाँ ये वर्ड इंटरेक्शन जो मैं यूज किया है यहाँ पे, दिस इज द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इन दोनों के लिए यूज किया गया है बिकॉज
जो चार्जेस हमारे पास Q1 एंड Q2 है, अगर दोनों चार्जेस क्या हुए, पॉजिटिव हुए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम पोलैरिटी के हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और अगर चार्जेस क्या हो, अपोजिट पोलैरिटी के हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन हो। तो इसलिए यहाँ पे इसका एक कंबाइन वर्ड यूज किया गया है, विच इज इंटरेक्शन। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म हमें बताएगा कि दो चार्ज जो हमने लिए थे वो किसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कौन सी होगी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये हम जो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, उसके लिए हम टू चार्जेस एक्स वाई प्लेन में क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। दिस एक्स एंड दिस इज वाई। दिस दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। ओरिजिन से जो चार्ज Q1 की डिस्टेंस है वो कितनी है, R1, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2 के ऊपर वेक्टर नोटेशन। तो यहाँ पे जो चार्ज Q1 है वो Q2 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है। तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, इस तरह से होगी। उसे हम लिख लेते हैं F21, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। और जब चार्ज 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको हम लिखेंगे F12, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इन दोनों के ऊपर वेक्टर नोटेशन हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी एक और चीज़ हमने देखनी है कि जब हम जो हमारा चार्ज है F12 की बात करते हैं हम, F12, तो उस केस में हमारे पास जो चार्ज 2 है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो हम जो उसकी डिस्टेंस लेंगे वो हमारे पास क्या होगी, R12। और जब हम F21 की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, R21 होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, हम लिख लेते हैं R12 इज इक्वल टू R21। जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या है, सेम है, विच इज R, विच इज R, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है बट जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। अगर हम R12 की बात करें, R12 किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1, मीन्स फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। तो जब वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को लिखेंगे तो वो क्या होगा, F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये ओनली क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। बट इसके साथ अगर हम यूनिट वेक्टर को प्रोडक्ट कर देते हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये हमें क्या बताएगा, एडिशनल फैक्टर डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। इसको फर्दर हम आगे और लिख लेते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसके ऊपर
वेक्टर नोटेशन इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R21 कैप आर स्केयर। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। और कोई भी यूनिट वेक्टर है, कोई भी हमारे पास वेक्टर होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है ए, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कोई वेक्टर है ए। इस वेक्टर में दो चीज़ें होंगी, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूला को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। F12 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्केयर R21 कैप। अब इस R21 को हम कैसे लिख सकते हैं, R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R square, and here it will be R21 vector divided by R21 का मैग्नीट्यूड। जो R21 है इट इज नथिंग बट ओनली R। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्केयर इंटू R21 कैप अपॉन R। तो इट विल बी F12 is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R cube Q1. This is the vector form of Coulomb's law. This is the vector form of Coulomb's law. जो हमारा Coulomb's law है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। दैट इज F21 इज इक्वल टू F12। मतलब जो हमारे चार्जेस, दो चार्जेस हमने लिए थे Q1 एंड Q2, जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स क्या है, Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। F12 इज इक्वल टू F21, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर हम सेम रिजल्ट F21 के लिए लिखना चाहें वो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 वेक्टर। दिस इज द formula for force of interaction on between the two charges। जो हमारा कूलम्स लॉ है उसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी हम क्या है डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। सेकंड पॉइंट है चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। ये दो हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ की क्या है, लिमिटेशंस हैं। सो फर्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है
चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पॉइंट चार्जेस क्या हैं, कि इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो अगर इन दोनों चार्जेस को हम क्या कर देते हैं, बहुत पास रख देते हैं। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के पास रख दिया। अब ड्यू टू रिपल्शन जो चार्जेस हैं, इसका सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा ओरिजिन से, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। कभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इनके सेंटर ऑफ चार्ज क्या है, सेंटर ऑफ चार्ज विल डिस्प्लेस, जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, एंड वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें क्या नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, बिकॉज पहले तो हम क्या मान के चल रहे थे कि सेंटर क्या है, यहाँ पे है, पर अभी सेंटर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज का, इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया। तो ये हम क्या है, हमें एग्जैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो चार्जेस हैं दैट मस्ट बी एट रेस्ट। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो क्या है, रेस्ट के ऊपर काम करती हैं। बट व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, जब चार्जेस क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, दे प्रोड्यूसेस, हम साफ कर लेते हैं, दे प्रोड्यूसेस व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। जब चार्जेस क्या होंगे, मोशन में होंगे, दे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड along with इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्जेस क्या होंगे, मोशन में होंगे, तो किसको प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होंगी, अफेक्ट होगी। तो हम जो इलेक्ट्रो कूलम्स लॉ है उसको ओनली क्या है, रेस्ट पे ही क्या है, अप्लाई कर सकते हैं, मोशन में क्या है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दीज वर द टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। so we have discussed magnitude form and vector form of Coulomb's law. I hope this video is very helpful for you. Thanks. Have a nice day.